Hello guys, welcome to Get Concept. I am Ravi Kumar Sinha, working as assistant professor and I head the department in electrical engineering, KKU Nalanda, Bihar Sharif. I have total 8 years of teaching experience in this field and the subject I taught powers electronics, control system, network theory, electrical machines. So आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट सबसे पहले शुरू होता है नोडल एनालिसिस से। तो नोडल एनालिसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही बेसिक टॉपिक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सर्किट पैरामीटर्स। नोडल एनालिसिस से ही हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। नोडल एंड मेश आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन्हीं दो मेथड से हम किसी भी सर्किट में करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली नोडल एनालिसिस जो है वो बेस्ड है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। तो टुडे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे हम लोग नोड लगाते हैं, है ना, कैसे हम लोग नोडल एनालिसिस लगाते हैं किसी भी नोड पे, और कैसे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं और कैसे हम लोग करंट निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं विद द टॉपिक नोडल एनालिसिस। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस। The definition of nodal analysis is nodal analysis nodal analysis is a method is a method for finding is a method for finding out nodal voltage at a particular node at a particular node or a junction. Particular node or junction. It is it is application of it is application of it is application of KCL, that is the Kirchhoff's current law, that is algebraic sum of current at a particular node or a junction is zero. That is application of KCL. So nodal analysis is a method, is an approach for finding out nodal voltage at a particular node or a junction, and at the same time it is application of KCL, that is algebraic sum of current at a particular node or a junction equal to zero. तो ये डिफिनेशन है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस से हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, करंट नहीं, हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है केसीएल के एप्लीकेशन पर ये बेस्ड है। और जब भी किसी नोड पे या जंक्शन पे हम नोडल लगाएंगे तो बेसिकली हम करंट को लिखेंगे, है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पार्टिकुलर नोड और जंक्शन इक्वल टू जीरो, और वहाँ से वोल्टेज निकल के आएगा। इसीलिए ये जो तरीका है, ये तरीका से इस तरीके से हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ करंट को राइट आउट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, सेकंड थिंग इज दैट, व्हाट इज नोड? व्हाट इज नोड? Node is an interconnection of two or more branches. Here, node means it is an interconnection of two or more branches. It is interconnection of interconnection of
two or more branches, two or more branches. And what is junction? The second important point is, what is junction? The junction is also it is interconnection of, it is interconnection of three or more branches, three or more branches. So definition of node is it is the interconnection of two or more branches, and the definition of junction is it is interconnection of three or more branches. तो नोड होने के लिए दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन होना चाहिए, जंक्शन बनने के लिए तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एवरी जंक्शन इज ए नोड, बट एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज every junction is a node, is a node, but but every node is not a junction, is not a junction. हर एक जंक्शन नोड होता है, हर एक जंक्शन नोड होता है, बट एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन। एवरी जंक्शन इज ए नोड बट एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन, क्योंकि नोड होने के लिए दो ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन होना चाहिए, जंक्शन होने के लिए तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन होना चाहिए। तो चलो कुछ क्वेश्चन से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, दिस इज रेजिस्टेंस, this is a current source, that is the independent current source of magnitude 2 ampere. Also this resistance has the value of 5 ohm. Again there is a resistance, again there is a resistance, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और तो कुछ इस तरह का सपोज करो हमारे पास सर्किट का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है, सपोज करो ये वोल्टेज जो है 10 वोल्ट का है, ये भी 5 ओम एज्यूम कर लेते हैं। अब ये एक सर्किट बन गया जिसमें दो इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहे हैं, दैट इज द 10 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड 2 एम्पियर करंट सोर्स विच इज इंडिपेंडेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, एंड it is asking about the nodal voltage. Find out nodal voltage, find out nodal voltage. Okay, fine. तो सबसे पहले इस सर्किट में हमें पता होना चाहिए कि इस सर्किट में कितने नोड हैं। तो अगर डेफिनेशन पे गौर करें, अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो नोड होने के लिए मिनिमम दो ब्रांच का इंटरकनेक्शन होना चाहिए। नोड होने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन होना चाहिए। तो
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी एक नोड है, ये भी नोड है। यहाँ 3 ब्रांच का इंटरकनेक्शन हो रहा है, तो 3 ब्रांच के इंटरकनेक्शन को हम लोग नोड भी कह सकते हैं और जंक्शन भी कह सकते हैं। एवरी जंक्शन इज ए नोड बट एवरी नोड इज नॉट ए जंक्शन। सो ये भी एक नोड है, ठीक है, और ये भी एक नोड है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स हैं एंड वन इज द रेफरेंस नोड, और ये जो नोड है ये क्या कहलाएगा, ये रेफरेंस नोड कहलाएगा। दिस वन इज द रेफरेंस नोड, और यहाँ का वोल्टेज हम 0 मान सकते हैं। तो इस सर्किट में बेसिकली देयर आर 3 नोड्स, 1 2 3 एंड वन इज द रेफरेंस नोड, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग वोल्टेज निकालते हैं किसी भी नोड, किसी भी जंक्शन पे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। तो हम लोग 1 पे, 2 पे और 3 पे वोल्टेज निकालेंगे। किस एप्लीकेशन के तहत निकालेंगे? बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। तो हमें नोड 1 पे वोल्टेज निकालने की नीड नहीं है, हमें नोड 1 पे वोल्टेज निकालने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि नोडल हम लोग लगाते ही हैं वोल्टेज निकालने के लिए, और यहाँ नोड 1 पे वोल्टेज नोन है, वोल्टेज नोन है, दैट इज द 10 वोल्ट। क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ का वोल्टेज 10 हो जाएगा। सो आई विल राइट द V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, ये सारे के सारे सेम नोड हैं, ये सारे के सारे सेम नोड है। दो डिफरेंट नोड होने के लिए दो नोड के बीच में एक एलिमेंट लगा होना चाहिए। जैसे ये नोड और इस नोड की अगर बात करें तो ये दोनों सेम नोड कहलाएगा, ये डिफरेंट नोड नहीं कहलाएगा। सेम नोड क्यों कहलाएगा? क्योंकि इन दोनों नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। अगर जैसे यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि दीज आर द टू डिफरेंट नोड। यहाँ भी एक एलिमेंट लगा हुआ है, तो दीज आर द टू डिफरेंट नोड, बट दिस इज नॉट द नोड, क्योंकि यहाँ यहाँ पे दो नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। तो अगर दो नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, देन वी कैन से द सेम नोड और वी कैन से द रेफरेंस नोड, ठीक है। तो दो डिफरेंट नोड होने के लिए किसी भी एक एलिमेंट का होना जरूरी है। तो सो वी आर सेइंग दैट देयर आर 3 नोड्स इन दिस सर्किट एंड वन इज द रेफरेंस नोड। तो 1 पे हमें नोडल लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि 1 पे वोल्टेज हमें पता है दैट इज द 10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, तो यहाँ 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज ऑटोमेटिक 10 वोल्ट हो जाएगा। सो वी विल से द V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। हम लोग कहेंगे कि V1 जो है 10 वोल्ट है। तो बाय रेफरिंग टू द फिगर, फिगर को रिफर करो, फिगर को देखते ही समझना है कि कहाँ पे नोडल लगाने की नीड है, कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, सो V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। 2 एंड 3 पे हमें नोडल लगाने की जरूरत है, क्योंकि 2 एंड 3 पे हमें वोल्टेज पता करना है, ठीक है। तो नोडल हम कैसे लगाते हैं? इट इज एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। सो हम एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे कि इस वाले नोड से, इस वाले नोड से, इस वाले नोड से जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले नोड से जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस वाले नोड से जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो तीनों करंट का सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम जो होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज सपोज करो V1 है, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, दिस इज V3, दिस इज V2, दिस इज V1। वी नो V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस at node 2 gives, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5। हम लिख क्या रहे हैं? हम करंट लिख रहे हैं ना। इधर जाने वाला करंट V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5, नीचे जाने वाला करंट, मेरा डायरेक्शन नीचे की तरफ है और सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन है वो 2 एम्पेयर, वो ऊपर की तरफ है। इसीलिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 देन V2 माइनस V3
डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक सम जो होगा करंट का, हम लोग लिख क्या रहे हैं, हम लोग करंट ही तो लिख रहे हैं। दिस वन इज द करंट इस डायरेक्शन में है, नीचे वाले डायरेक्शन में -2 हो गया, इस वाले डायरेक्शन में V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, हम करंट लिख रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन करंट। तो तीनों करंट का अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे V1 नोन है, दैट इज 10 वोल्ट। सो द इक्वेशन विल बी V2 minus of 10 divided by 5 plus V2 minus V3 divided by 5 equal to 2. V2 minus 10 plus V2 minus V3 equal to 10. That is twice of V2 minus of V3 equal to 20. This equation relates the two variable। ये इक्वेशन दो वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, वन इज द V2 एंड अदर इज द V3। सो हमारे पास एक इक्वेशन और होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज टू वेरिएबल, दैट इज V2 एंड V3। तो इसके लिए मुझे नोट 3 पे भी नोडल एनालिसिस लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो एक बार हम फिर से नोट 3 पे नोडल लगाएंगे। तो अगर 3 पे नोडल लगाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, सो the next part will be apply nodal analysis at node 3 gives, that is V3 minus V2 divided by 5 plus V3 divided by 5 इक्वल टू 0। हमने इस डायरेक्शन में करंट को एज्यूम कर लिया, और इस डायरेक्शन वाली जो ये इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है वो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5, और इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है आई कैन राइट इट एज V3 माइनस 0, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज तो 0 है, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से अगेन मुझे एक इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ V3 इक्वल टू V2। तो हमारे पास दो वेरिएबल थे और दो इक्वेशन भी अब है। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2 एंड V3। सो पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इस V2 को यहाँ पुट करता हूँ तो ये 4 ऑफ V3 बन जाएगा, 4 टाइम्स V3। सो वी हैव 4 ऑफ V3 minus of V3 equal to 20, that is 3 of V3 equal to 20 upon 3 volt। तो ये V3 निकल आया। अब ये V3 अगर निकल आया तो V2 भी निकल जाएगा। V2 कितना आएगा, V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V3। सो V2 will be, so V2 will be 40 by 3 volt, 40 by 3 volt। तो दिस इज द वैल्यू फॉर V2 एंड V3। तो नोडल एनालिसिस के तरीके से हमने V1 तो नॉन था, V2 एंड V3 भी निकल गया, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर बात की जाए
हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो V1 तो 10 है, दिस वन इज द 10, ये 10 है। V2 कितना आया? V2 आया है 40/3, that is 40/3. I think this will come out 13.33, and V3 is V3 is 20/3, 20/3 volt. And we know current always flow from high voltage side to low voltage side. So this is 10, this is 13.33, this is 6.67. So current will flow in this direction, in this direction. Current will flow in this direction. And what is that current? That current is 40/3 minus of 10 divided by 5, that is 10/15, that is 2/3 एम्पियर। तो इस 5 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो 2/3 एम्पियर फ्लो करेगा। यहाँ 40/3 है, यहाँ 20/3 है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये तो एजप्शन थे, हमारे एजप्शन थे, जब भी मैं नोडल लगाता हूँ तो वो एजप्शन होते हैं, लेकिन रियल में सर्किट जो है, रियल में रेजिस्टेंस में ब्रांचेस में जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड। तो इस वाले 5 ओम में ये 13.33 है, ये 6.67 है, तो कितना करंट फ्लो करेगा? ये फ्लो करेगा, दैट इज 40/3 माइनस 20/3 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया? 20/15, दैट इज 4/3 एम्पियर। अगेन इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा? इस 5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा? दैट इज 20/3, यहाँ का वोल्टेज 20/3 है, 20/3 into 5, that is again 4/3 एम्पियर। तो इस 5 ओम में 4/3 है, इस 5 ओम में भी 4/3 है, तो ये दोनों तो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में करंट तो सेम फ्लो करेगा, इसलिए दोनों में करंट सेम आया है, दैट इज 4/3 एंड 4/3। तो चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इस नोड पे कितना इनकमिंग करंट है। कितना इनकमिंग करंट है? तो 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, इस नोड पे 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है। और कितना आउटगोइंग करंट है? बिकॉज इनकमिंग शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो इस ब्रांच में कितना आउटगोइंग करंट है? इस ब्रांच में जो आउटगोइंग करंट है वो है 2/3, और इस ब्रांच में जो करंट है दैट इज 4/3। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही आउटगोइंग करंट है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो 2/3 प्लस 4/3, ये आउटगोइंग करंट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द इनकमिंग करंट। एंड हाउ मच इज द इनकमिंग करंट? दैट इज 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही आएगा ना। सो यहाँ वेरीफाई हो गया, हमने वेरीफाई किया, दैट इज इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस लगाकर हम वोल्टेज निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द करंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। तो अभी तक हमारे सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ था। अभी तक सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ था। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, दोनों सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट भी है और
डिपेंडेंट भी है। तो इस तरह के सर्किट में कैसे नोड के हेल्प से करंट को निकाला जाता है, तो ये चीज़ दिखना इंटरेस्टिंग होगा और इसी को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है गेट 2019। तो इस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी है एंड इंडिपेंडेंट सोर्स भी है। ये जो 20 वोल्ट है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और ये जो 5 एम्पियर है ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये जो 20 वोल्ट है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स अगर है 5 एम्पियर, तो ये जो आई है आई पे डिपेंडेंट है, तो ये आई कहीं ना कहीं इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो फ्रॉम दिस सर्किट हम देख सकते हैं कि इस 2 ओम में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो मुझे करंट ही निकालना है ना, करंट ही निकालना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्किट में कितने नोड हैं। तो इस सर्किट में अगेन ये फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज द सेकेंड नोड, एंड दिस वन इज द थर्ड नोड, एंड दिस वन इज द रेफरेंस नोड। ये क्या है, ये रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड। तो मुझे इस नोड पे तो नोडल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोडल हम लगाते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। ये रेफरेंस नोड हो गया, यहाँ पे 20 वोल्ट है। तो नोड वन पे हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू 20 वोल्ट। V1 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। टू एंड थ्री पे टू एंड थ्री पे मुझे वोल्टेज नहीं पता है, हमें वोल्टेज नहीं पता है। तो टू पे लगाते हैं पहले, नोडल एनालिसिस पहले हम लोग टू पे लगाते हैं। तो अगर टू पे लगाएंगे तो ये डायरेक्शन है करंट का। सपोज करो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 5 आई, जिसका मैग्नीट्यूड 5 आई दिया हुआ है, और आई इस 2 ओम में फ्लो कर रहा है। दिस इज द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज 20 वोल्ट। एक बार डिफिनेशन बता देते हैं तुम लोग को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उसे कहते हैं अगर इस सर्किट में, अगर इस पूरे सर्किट में किसी भी किसी भी एलिमेंट के पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं, किसी भी एलिमेंट के पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं, तो उसके चेंज करने की वजह से अगर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है, अगर उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है, तो उसे हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो सॉरी, अगर किसी भी एलिमेंट के किसी भी पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं और उसके चेंज होने की वजह से अगर अगर वोल्टेज सोर्स पे अगर वोल्टेज सोर्स पे कोई भी सोर्स पे अगर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर कोई फर्क पड़ता है, तो उसे हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इस 5 ओम इस 3 ओम को अगर चेंज कर दे, तो इसके चेंज होने की वजह से इसके चेंज होने की वजह से इस पूरे ब्रांच में करंट जो है वो डिफर कर जाएगा, वो वेरी कर जाएगा। तो बेसिकली ये आई वेरी कर जाएगा, और इस आई अगर ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी कर जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं और इसके चेंज करने की वजह से अगर ये वोल्टेज सोर्स चेंज हो जाता है, तो इसे हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे। और अगर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी भी एलिमेंट के पैरामीटर को हम चेंज कर दे, ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई अगर फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे। तो यहाँ पे ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंडिपेंडेंट सोर्स का एंड डिपेंडेंट सोर्स का। तो V1 तो 20 वोल्ट हो गया। तो यहाँ का वोल्टेज ये रेफरेंस नोड है, ये भी एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अलग बात है कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, 5i। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, दैट इज द 5i। ठीक है। यहाँ का वोल्टेज मुझे नीड है, यहाँ का वोल्टेज मुझे नीड है, और यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है दैट इज 20 वोल्ट। तो नोडल लगाते हैं,
nodal analysis at node 2. At node 2 gives, that is V2 माइनस 20। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज V2 माइनस 20। इतना भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें करंट से इंटरेस्टेड होता है, हमें करंट से मतलब होता है। ठीक है, और इधर जाने वाला करंट दिया हुआ है दैट इज आई, आई फ्लो कर रहा है, तो मेरे डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस ऑफ आई प्लस नीचे वाला जो करंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट है 2 एम्पियर। सो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2। और इधर जाने वाला जो करंट है, इधर जाने वाला जो करंट है इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस V2 माइनस ऑफ 5i डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दैट इज V2 माइनस ऑफ आई डिवाइडेड V2 माइनस ऑफ 5i माइनस ऑफ 5i डिवाइडेड बाई 3। चाहे तो हम V2 माइनस V1 दैट इज V2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 भी ले सकते थे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब गिवन है, जब सर्किट में गिवन होगा, जब भी सर्किट में करंट दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हम तो करंट ही लिखते हैं ना, हम तो करंट ही लिखते हैं। अगर करंट दिया हुआ है तो डायरेक्ट करंट को लिख लिया करो। डायरेक्शन देख लो कि मेरा जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, तो माइनस आई हो गया, इधर भी करंट दिया हुआ है 2 है, और इधर करंट नहीं दिया हुआ था, तो हमने लिखा V2 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो V2 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आई प्लस 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, जो कि दो वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, दैट इज V2 एंड आई। नाउ अब नोड 3 पे हम नोडल तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर जाने वाला करंट ठीक है पता है, इधर जाने वाला करंट दिया हुआ भी नहीं है, और हम लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट लिखने के लिए मुझे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। तो करंट जब भी लिखा करो तो उसमें देखो कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है या नहीं है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम करंट नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम द गिवन सर्किट, फ्रॉम द गिवन सर्किट, फ्रॉम द गिवन सर्किट, फ्रॉम द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट कैन बी रिटन एज, सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है उसके तहत हम लिख सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज 20 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज 20, यहाँ का वोल्टेज V2 है, तो करंट को लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन दैट इज 20, because current always flow from high voltage to low voltage side, that is 20 minus of V2 divided by 2, divided by 2। तो यहाँ से 20 माइनस ऑफ V2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए जो V2 और I को रिलेट कर रहा है, एंड वन कैन इजीली सॉल्व these two equation in order to get the value of current that is I। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो V2 को लिखा जा सकता है 20 माइनस ऑफ 2i, and putting this value of V2 in this equation 1, then one can easily get this, that is V2 equal to 20 minus of 2i, that is 20 minus of 2i minus of 5i minus of 5i divided by 3
डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आई प्लस 2 इक्वल टू आई प्लस 2 that is equal to that is equal to 20 minus 7i equal to 3i plus 6 that is equal to 20 minus of 6 equal to 10 of I is 14 divided by 10 that is 1.4 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया? 1.4 एम्पियर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो जब भी सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ रहे तो उस केस में हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग अप्रोच लेंगे और करंट की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। This is also asked in the GATE examination. GATE 2018, question number 3. Now read the question. What is asking here? The power supplied by the 25 voltage source in the figure shown below is in what? तो 25 वोल्ट सोर्स के द्वारा कितना पावर सप्लाई हो रहा है? तो बेसिकली मुझे करंट फाइंड आउट करना है। अगर 25 वोल्ट दिया हुआ है 25 इंटू आई विल बी द आंसर। तो करंट को मुझे फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे देखो इस सर्किट में अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। दो तरह के सोर्स लगे हुए हैं। वन इज द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट वन इज द डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो अगर ये डिपेंडेंट है इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 0.4 आई और ये आई जो है इस R2 में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस R2 में फ्लो कर रहा है। इस R1 की वैल्यू नोन नहीं है, R2 की वैल्यू भी नोन नहीं है, लेकिन इस R1 में करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो 17 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इस R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 14 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो, और मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तभी मैं पावर निकाल पाऊंगा विच इज सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कितने नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं। इसमें ये नोड बन गया, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड। देखो यहाँ ये दोनों सेम नोड है। क्यों सेम नोड है? क्योंकि इन दोनों नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही नोड है। देर आर टू नोड्स, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकेंड नोड, एंड ये तीसरा नोड नहीं होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट लगा हुआ नहीं है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेम नोड। देर आर टू टाइप ऑफ नोड्स हियर। दिस वन इज द सेम नोड, दैट इज नोड 2, एंड वन इज द रेफरेंस नोड। और ये क्या है? ये रेफरेंस नोड है। दिस वन इज द रेफरेंस नोड जहाँ का वोल्टेज 0 होता है। तो यहाँ का वोल्टेज तो नोन है, दैट इज द 25 वोल्ट। वी कैन राइट एज V1 इक्वल टू 25 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज तो पता है, दैट इज 25 वोल्ट। यहाँ पे नोडल लगाने की जरूरत नहीं, ये रिफरेंस नोड है, यहाँ पे 25 वोल्ट लगा हुआ है। सो V1 इक्वल टू 25 वोल्ट। तो बेसिकली मुझे नोड 2 पे नोडल एनालिसिस लगाने की जरूरत है। अगर मैं इस पॉइंट पे नोडल लगाता हूँ तो इस ब्रांच में जाने वाली जो करंट है, इस ब्रांच में जो जाने वाली करंट है, इस नोड से इस ब्रांच में जो जाने वाली करंट है, मैं कुछ इस तरह से एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो नोड 2 पे नोडल लगाने की जरूरत है हमें।
नोड 2 पे नोडल लगाने की हमें ज़रूरत है in order to find out the node voltage at node 2. तो सपोज करो मैं इस नोड 2 पे वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ, दैट इज V2, दैट इज V2. तो आफ्टर अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस एट नोड 2, नोडल एनालिसिस nodal analysis at node 2 gives that is V2 माइनस ऑफ 25 इस ब्रांच में इधर जाने वाली करंट, ठीक है। और इतना भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर करंट दिया हुआ है हम तो करंट में इंटरेस्टेड होते हैं ना, हम तो करंट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर करंट दिया हुआ है तो डायरेक्ट करंट को लिखा करो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नोन नहीं है। तो करंट कितना दिया हुआ, आई फ्लो कर रहा है, तो हमारे डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया है उसके अपोजिट है, सो आई विल राइट इज माइनस ऑफ आई। अच्छा, इधर जाने वाली करंट 14 एम्पियर दिया हुआ इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट इज 14। और मेरा जो एजप्शन है उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, सो देयर विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 0.4 आई इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल इक्वेशन, माइनस ऑफ आई हो गया, नीचे जाने वाला करंट 14 एम्पियर हो गया, इधर जाने वाला करंट माइनस ऑफ 0.4 आई हो गया। तो यहाँ से 14 इक्वल टू 1.4 आई। तो कितना आई आ जाएगा यहाँ से, आई कैन बी रिटर्न एज 14 डिवाइडेड बाई 14, 140 डिवाइडेड बाई 14, दैट इज 10 एम्पियर। तो ये तो 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू 10 एम्पियर है देन व्हाट शुड बी द पावर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है R1 एंड R2 की वैल्यू नहीं देकर। तो व्हाट शुड बी द पावर सप्लाइड बाय द 25 वोल्ट सोर्स, दैट इज 25 इंटू आई। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, दैट इज 250 वाट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि अगर सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स लगे हुए हैं तो उस केस में क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी हो जाता है, क्वेश्चन जो काफ़ी इजी हो जाता है। बस हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होता है और क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर करो, है ना। जितने भी ग्रुप हैं इस चैनल को डाल दो, इतना तो कर ही सकते हो कि इस चैनल को हर एक ग्रुप में डाल दिया करो, है ना। और ये भी बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट का जिक्र कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ कि अच्छा लगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस तरह से करोगे तो हमारी जो इंक्रेजमेंट है, हमारा जो जो इंक्रेजमेंट है वो बढ़ेगा, है ना, और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जितने बढ़ते रहेंगे, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जितने बढ़ते रहेंगे, जितना शेयर करोगे उतना ही उतना ही उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना ही वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम कहोगे कि इस टॉपिक पर बनाना है सर, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई सा भी टॉपिक उठा लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कोई सा भी टॉपिक कहोगे उस टॉपिक के बारे में हम पूरा बता देंगे, ठीक है, उस टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। तो तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कहो उनको भी कि वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसको जितने भी ग्रुप हैं तुम्हारे उसमें इसको डाल दिया करो, ठीक है। और थोड़ा ऐसा लगे कि ये चैनल जो है ग्रो हो रहा है, और बताओ मुझे कि तुम्हें कौन सा टॉपिक समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, और क्या करना चाहिए, किस तरह का टॉपिक और डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब करोगे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद की चीज़ होगी। तो ठीक है, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में नोडल एनालिसिस पे कुछ और बात करेंगे।